बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे कहाँ के हवाले से, यकीनन कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और करंटली जो कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था तालिबान की जो नई हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, उनकी तरफ से, उस हवाले से बात करेंगे। और बात करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि उसको वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और मेरे साथ बड़े ऑनरेबल गेस्ट मौजूद है, काफ़ी अरसे के बाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, यकीनन आप सबके जाने पहचाने अमित रायना साहब। आप जानते हैं कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत सारी खिदमात है, बहुत सारा काम है और सबसे बढ़कर खुद ये मैं कहूँगा मुतासिरीन में से, अफेक्टीज में से है जो कश्मीर में पंडित्स के साथ हुआ, तो उनमें से एक मतलब इनकी फैमिली और इनके लोग भी वहां रह रहे थे उस वक्त। इस हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स मुझे मिली थी, तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा रायना साहब से इसको डिस्कस करके शायद सबसे बेहतर यही बता सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट जो वापस जाने की बातें हो रही है और उनकी जो जायदादें थी या जो जो चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी बहुत सारी, जो भी कुछ था, सुना है कि वो वापस करने के लिए हुकूमत कुछ इकदाम कर रहे हैं। तो अमित रायना साहब से समझने की कोशिश करेंगे। रायना साहब, ये वाली खबर मैंने सुनी और मुझे आपकी बात मेरे ख्याल 6-7 महीने पहले या साल पहले जब हम शो कर रहे थे और आपसे मैंने पूछा भी था कि सर आप लोगों की जिस तरह प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान शिफ्ट हुए उनकी प्रॉपर्टीज थी या हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए उनकी प्रॉपर्टीज थी, यकीनन इसी तरीके से आप लोगों की भी होंगी। तो आपने कहा कि अभी फिलहाल तो हम इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन आप लोगों की यकीनन घर बार सब कुछ होता होगा, हर किसी का होता है। तो सर अभी जो हुकूमत की तरफ से हमने सुना है 370 और ये हटाने के बाद, तो क्या कोई राब्ता हुआ है आपका हुकूमत या हुकूमत का आपके साथ कि आप लोग जो मुतासिरीन थे उनको वापस वहां पे हम सेटल डाउन करेंगे, अपनी जायदादें और वो सारी चीजें वापस करेंगे, बेशक वो जाए या ना जाए? देखिए, जो एक एक्ट था, कानून है माइग्रेंट डिस्ट्रेस सेल एंड डिस्प्यूट्स एक्ट करके, ये बहुत पुराना कानून है, 1996 का कानून है, जिसमें एक कस्टोडियन जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पंडित डिस्प्लेस्ड है उनकी कस्टोडियन सरकार ने बनाया था उस कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को। मगर क्योंकि पॉलिटिक्स के रहते हुए, 370 के रहते हुए, 35 के रहते हुए और अनवेस्टेड इंटरेस्ट के रहते हुए इस कानून पे कभी सख्ती से अमल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद सरकार ने पहचाना कि काफी कश्मीरी हिंदुओं की, सिखों की, जो नॉन कश्मीरी पंडित समुदाय है, उन सबकी प्रॉपर्टीज पे या तो इंक्रोचमेंट हो गया है या इलीगल सेल हो गई है या कंस्ट्रक्शन हो गया है जो अनऑथराइज्ड है, और उसको लेकर उन्होंने एक ग्रीवियंस सेल बनाया डेडिकेटेड, उसको लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। क्योंकि क्या होता था पहले, अगर मेरी कोई जमीन थी या है और उस पर कब्जा हो जाता था तो मुझे राब्ता करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, मैं कुछ जान नहीं सकता था क्योंकि मुझे अपनी जान की फिक्र थी, तो मैं वो पत्रों के थ्रू करता था, ईमेल के थ्रू करता था, तो और उसमें कई बार रिस्पॉन्स आता था, कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता था। मगर आज एक पोर्टल बनाया गया जिसमें आप जब कंप्लेंट करते हो तो सीधे कंप्लेंट नंबर आती है और इसको ट्रैक खुद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस। तो ये बड़ा ही पॉजिटिव और सराहनीय कदम है कि सरकार आज हर उस व्यक्ति का, हर उस बंदे का जिसकी प्रॉपर्टी कश्मीर में और गैर कानूनी तरीके से ले ली गई है, हथिया ली गई है, कब्जा कर लिया गया है, उस पर काम करके उसे वापस उसका हक दिलाया जाए। तो मुझे लगता है ये हक की बात है और इस पर सरकार का जो प्रोसेस इनिशिएटिव है, क्योंकि लॉ तो पहले से ही था, पर जो प्रोसेस इनिशिएटिव और करने की जो इच्छा है, विल है, वो एक वेलकम स्टेप। ओके सर, एक तो ये है अमित रायना साहब के, मतलब जिस तरीके से आपने ये बात की, बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग वहां पे दोबारा मतलब सेटल डाउन होना चाहे वो अगर चले जाएं या अपनी जायदादें वो बेचना चाहे या रेंट आउट करना चाहे, बिल्कुल ये उनका एक, मैं कहता हूं, बेसिक राइट है, बुनियादी हक है उनका। इसके साथ साथ सर हम वहां पे हालात को अब ज्यादा करीब से देखते हैं, हम चलें दूर से देखते हैं, इस्लामाबाद में बैठ के या पेशावर या कराची में बैठ के एक और आंख होती है, लेकिन जब आप वहां बैठे हुए तो आप ज्यादा करीब से हालात को बेहतर अंदाज में आप मॉनिटर करते हैं। आप जैसे दोस्तों से हमें मेरे ख्याल से फिर खबर मिलती है कि यार क्या मतलब वहां पे चीजें हो रही हैं। एक तो गिलानी साहब की डेथ हुई, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मतलब शोर शराबा हुआ, लेकिन फिर खामोशी हो गई। इस तरह की चीजों से क्या वजह है कि हुकूमत, क्या जो
अपोनेंट फोर्सेस है वो अभी भी इतनी ताकतवर है कि वो कोई चीज मतलब उठा सकती है, जिस तरह गिलानी साहब का जनाजा या इस तरह की चीज, या वैसे ही प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे हुकूमत ये इकदाम कर रही होती है? नहीं, देखिए, एलिमेंट्स आज भी जम्मू कश्मीर में हैं जो फसाद उठा सकते हैं, जो हालात को खराब कर सकते हैं। तो ये बोलना झूठ होगा कि नहीं जी ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इन एलिमेंट्स के पीछे एक बड़ी ताकत है जो अक्रॉस द बॉर्डर है, जिसे डीप स्टेट है पाकिस्तान में, वो सपोर्ट कर रहा है। तो पैसे का बल भी है, बंदूक का बल भी है, और बैकिंग भी है एक डीप स्टेट पाकिस्तान की। तो प्रिकॉशनरी मेजर लेने ज़रूरी हैं, और वो लेते रहेंगे। अब सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद उनके जनाजे को एक इस्लामिक राइट्स के तहत बिल्कुल बरी किया गया। ठीक है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी हुई, मगर मुझे लगता है कि आम लोगों की सेफ्टी को, पूरे जम्मू कश्मीर के 1.2 करोड़ लोगों की सेफ्टी को देखते हुए ये कदम लिया गया। तो एक वेलकम स्टेप था। बट मैं आपके पहले सवाल पे फिर वापस आऊंगा, क्या वैसे एलिमेंट्स आज भी जम्मू कश्मीर में हैं? जब तक आईएसआई का सपोर्ट चलता रहेगा तब तक ये एलिमेंट्स जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अच्छा राना साहब, आपके ख्याल में, आप वहाँ के बासी भी हैं, एज ए जर्नलिस्ट भी आप देखते हैं, एज ए एनालिस्ट भी आप देखते हैं, सारी चीज़ों के हवाले से आपकी नज़र होती है, कितनी स्ट्रेंथ होगी? मतलब अभी मैं कहता हूँ कि आईएसआई बैक करती होगी, मैं ये नहीं कहता, इससे मैं कभी इनकार नहीं करता इस चीज़ से कि नहीं करती होगी, चाइना के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, मुख्तलिफ तरीकों से, सोर्सेज से, लेकिन कितनी एक पावर होगी कि हम कह सकें कि हाँ पाकिस्तान की आईएसआई या कोई भी इदारा, मैं ये नहीं कहता स्पेसिफिक इदारा नहीं, हो सकते कुछ और लोग भी हेल्प करते हो, लेकिन कितनी आपको नजर आती है कि कितनी बैकिंग होती है कि वहां पे हालात को खराब कर सकती है या डिस्टेबलाइज कर सकती है कश्मीर की सिचुएशन? देखिए, हालात को अधिकतर खराब नहीं कर सकती, मगर थोड़ी सी भी खराब होने की भी क्यों अनुमति दी जाए, क्यों परमिशन दी जाए? तो हर एक जान, हर एक इनोसेंट जान बड़ी वैल्यूबल होती है। और अगर ये अलगाववादी या उग्रा या टेररिस्ट या ये एलिमेंट्स एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें एक इनोसेंट की लाइफ जाए, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हर स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, हर कश्मीरी को उस पर दुख होगा। तो वो प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। परसेंटेज सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो बैकिंग है वो सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिसचिफ, वो शायद नंबर ज्यादा ना हो, कुछ प्रतिशत होंगे, मैं ये जरूर कहूँगा 3, 4, 5% होंगे। नंबर सिग्निफिकेंट नहीं, मगर जो बैकिंग है वो सिग्निफिकेंट है, और वो वरीइंग है। अब ये कंपैरिजन आप कर लीजिए तालिबान, अफगानिस्तान और तालिबान में नंबर्स को लेकर, तो जो बैकिंग है वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है। जहां अमेरिका बैकिंग था एक मिनिमम नंबर पे भी, अफगान गवर्नमेंट के पीछे तालिबान पीछे था, जहां अमेरिका की बैकिंग हट गई, तालिबान आगे आ गया। तो नंबर बड़ा छोटा है मगर बैकिंग बहुत बड़ी है। राइट, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। आते हैं तालिबान के हवाले से, मैंने मतलब कुछ दोस्तों ने बताया कि हाँ कुछ लोगों ने वहां पे भी कहा कि हमारे लिए बड़ा ये वेलकमिंग है कि अगर वो वहां पे आए हुए हैं तो इससे शायद हमारी मूवमेंट को कोई सपोर्ट मिलेगी। और हमारी एक पीटीआई की एक खातून ने भी एक स्टेटमेंट दिया एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके, तालिबान ने हमें बताया हुआ है, हालांकि मैं खुद 10 दिन अफगानिस्तान आया हूं, मैंने अलग अलग लीडरशिप के हवाले से बात करूं, आम तालिबान की बात नहीं कर रहा, जो बड़े लेवल पे बैठे हुकूमत के अंदर लोग, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार हमने तो कोई ऐसी श्योरिटी किसी को नहीं दी, लेकिन अगर उसने कहा होगा तो पता नहीं किस तरीके से कहा है। तो लेकिन आप क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, आपके ख्याल में क्या लोकल जो है, मतलब कोई ऐसा वो हुआ है, आपको फील हुआ है कि लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि सारे कश्मीर ने कोई झंडे उठा रखे होंगे सफेद कलर के, जो कल परसों इस्लामाबाद में भी एक जगह पे लगे हुए थे, तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम वेलकम करते हैं, ये हमारे लिए बेहतर है? नहीं, देखिए, मुझे जब तालिबान ने 15 अगस्त के आसपास जब काबुल पे कब्जा कर लिया था, जब ये चल रहा था, तो मुझे एक 1990 का एक बड़ा फेमस नारा बार बार याद आ रहा था। वो था, खूने शहीदा रंग लाया, मजहब का परचम लहराया, जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा जारी है, अब कश्मीर की बारी है। अब इसको रूस को हटाकर इसमें अमेरिका डाल दीजिए, अमेरिका ने बाजी हारी है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक वो एलिमेंट है उसको मोटिवेट जरूर करता है। और ये जो कुछ परसेंटेज जम्मू कश्मीर में जो एक कैलिफेट के सपने देखते हैं, जो शरिया के सपने देखते हैं,
उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है और कहीं ना कहीं अनरूली एलिमेंट्स को भी मोटिवेट करता है कि हाँ, अगर वो अमेरिका को हरा सकते हैं तो हम हिंदुस्तान को क्यों नहीं हरा सकते। तो अगर इसका इम्पैक्ट है तो बिल्कुल इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट मोटिवेटिंग है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टू कीप द व्हाट दे कॉल स्ट्रगल और टू कीप द टेररिज्म अप। अच्छा रैना साहब, एक अच्छा अब अपनी बात अगर करने कंप्लीट तो मैं एक जी अच्छा एक चीज ये हुई कि जो बिल्कुल आपकी ये बात मोटिवेशन वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कल ही इस्लामाबाद के अंदर आप लोग शायद सुना भी होगा, लाल मस्जिद जो 2007 में आर्मी का ऑपरेशन भी उसके ऊपर हुआ था, उसके मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने बाकायदा फ्लैग्स लगाए और ये बिल्कुल सेंटर ऑफ इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट से हार्डली 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां उन्होंने फ्लैग्स लगाए थे, तालिबान का जो भी नया वाला झंडा है ये लगाया हुआ था, उसके ऊपर अपना उनका एक मदरसा है जामिया हिफ्सा, और वो पुलिस को वीडियो भी गालिबन आपने देखी होगी जो पुलिस को कह रहे हैं कि भाई आपको मैं बता दूं कि तालिबान यहाँ पे आएंगे और आपको सीधा करेंगे, इस तरह इस तरह इस तरह। तो मतलब ये बंदा बिल्कुल गायब था इधर ही इस्लामाबाद में, लेकिन खामोश था। लेकिन जैसे ही वहां पे तालिबान ने टेक ओवर किया, आफ्टर दैट उसको भी लगा कि नहीं दिस इज माय टाइम, तो बाकायदा पुलिस को AK-47 हाथ में पकड़ी हुई है और खड़ा हुआ है, और वो पुलिस वाले बेचारे यूं करके उनके सामने। मतलब ये मैं इस्लामाबाद की आपको स्टोरी बता रहा हूं। तो मोटिवेशन तो सर मुझे है कि ये हर जगह जहां जहां पे भी इनके फेवरेबल लोग होंगे तो ये मोटिवेशन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनका भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट रहा है, खासकर दहशतगर्दी को। अब आप इमरान खान कह लीजिए, हम उसे इमरान तालिबान खान कहते हैं। अब आप जिस प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान से क्रिकेट में जिहाद हो, तो आप सोचिए वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया के साथ क्रिकेट मैच एक जिहाद है, ठीक है। उसामा बिन लादेन उनके लिए शहीद है, ठीक है। तो उस केस में ये होना बड़ा लाजमी है कि जहां पे आप तालिबान की विक्ट्री को आपने कहा कि ये तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, तो आप जब उसको डेमोनाइज करने का आप उसको एक लीगलिटी देते हो, आप उसको एक एप्रिसिएशन देते हो, तो पंख तो निकलेंगे ही बाकी लोगों के जो काफी दिनों से दबे हुए थे। अब लाल मस्जिद की कहानी क्या है, ये सारे पाकिस्तान को पता है, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पता है। उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि 14 साल के बाद वहां के मौलवियों के पंख निकल आए। क्यों निकल आए? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दिखा तालिबान का, और तालिबान की विक्ट्री अपने आप में उनको एक मॉरल बूस्टिंग लगी। और उसके बाद उनके ऐसे स्टेटमेंट्स के आने के बाद भी देयर हैज बीन नो एक्शन बाय द पाकिस्तान अथॉरिटी इज समथिंग व्हाट इज वरिंग। कि अगर पाकिस्तान स्टेट इमीडिएटली एक्शन लेता, उनको डिटेन करता, अरेस्ट करता या FIR कर लेता, कुछ करता कि हाँ वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मगर वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी डेंजरस ट्रेंड है। आपके नेशनल क्या नाम है उनका, मोईद यूसुफ शायद, हाँ आपके NSA है वो, आप क्या कहते हैं मोईद यूसुफ साहब की अगर आपने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो एक और 9/11 होगा। मतलब ये तो विश्व को खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं आप कि एक और 9/11 होगा। एक बार नहीं, दुनिया को धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? दुनिया ने रिकॉग्नाइज करना होगा, वो अपने आप को प्रूव करे। मैं क्योंकि उनके साथ मैंने आपको बताया कि 10 दिन में रह के आया हूं और पूरी चीजें मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं, एक एक मिनिस्ट्री में मैं जाता रहा। मैं बिल्कुल आपको सही बात बता दूं, और बाकायदा मैंने उनसे कहा भी है, मैंने कहा अगर आप लोग अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से साबित करेंगे कि हाँ यार आप लोग चाहते हैं कि हम इंसानों की तरह रहे, तो मेरे ख्याल दुनिया आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई और चीज होगी तो मैं कहा नो एंड नेवर। मैंने कहा छोटे से छोटा मुल्क और बड़े से बड़ा मुल्क आपको रिकॉग्नाइज सर नहीं करेगा, आपको ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे। ये देखिए, ये लिटमस जो है ना, ये लिटमस टेस्ट तालिबान को पास करना है, ये लिटमस टेस्ट और किसी को पास नहीं करना है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आपने जब आए तो आपने एक बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए विमेन राइट्स को लेकर, चिल्ड्रन राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, और उसके कुछ दिनों बाद ही आप उन स्टेटमेंट्स पे यूटर्न लेते चले जा रहे हैं। पब्लिक किलिंग हो रही है, फ्लॉगिंग हो रही है। अभी पता चला जो काबुल टेरर अटैक हुआ एयरपोर्ट में, वो आप ही के छोड़े हुए प्रिजनर्स में से है। तो ये लिटमस टेस्ट तालिबान को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें विश्व का भी सब ने यही कहा है कि वी विल वेट एंड ऑब्जर्व। किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करने वाले, सब ने ये कहा है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, इंतजार करेंगे, और अगर हमें लगता है कि हाँ तालिबान बदल गया है तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आपके पुराना रिकॉर्ड खराब है, आपका इमीडिएट जब आप आए तो आपने बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, बट आपके उसके एक्शंस
आपके स्टेटमेंट से मैच नहीं करते, तो ये लिटमस टेस्ट कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को पास करना पड़ेगा। और अगर वो करते हैं तो बिल्कुल विश्व, अगर सऊदी जैसा एक, सऊदी भी तो एक काफी वो स्टेट है, ठीक है, सऊदी के स्ट्रिक्ट लॉज में है, बट अगर सऊदी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, ईरान को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, ईरान के रीजन अलग है, क्यों नहीं है रीजन, तो आपको भी कर लेंगे, मगर आपको वो एक्शंस दिखाने पड़ेंगे। आपको वो अगर ईरान की विमेन टीम ओलंपिक्स में जा सकती है, तो आपकी औरतें काम क्यों नहीं कर सकती? आप रियाद में उतर जाइए, आपको एयरपोर्ट में औरतें मिल जाएंगी काम करते हुए। आप किसी भी यूएई कंट्रीज में चले जाइए, आपको मिल जाएंगी। तो क्या वहां शरिया नहीं चलता है? क्या वहां इस्लामिक लॉ नहीं है? ये इस्लामिक लॉ जो इस्लाम ने खुद डिफाइन नहीं करा, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो, और आज के युग में 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी देश में कोई देश मानेगा ये सब। बिल्कुल अमित रायना साहब, मेरी ये वाली यहाँ तक भी बात हुई थी। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ये है कि आप एक्सक्लूड कर दो औरत को सोसाइटी में से, और मैं कहता हूं कि ये बैलेंस ही नहीं हो सकती सोसाइटी इसके बगैर। मतलब मैं कहता हूं किसी भी रिलीजन के हम मानने वाले हो, हम भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, या किसी भी शेप में हम मानते हैं, तो वो चीज मतलब हमें नहीं बता दी, क्योंकि बैलेंस कौन करता है? मर्द और औरत दोनों जरूरी है इस दुनिया के लिए। तो मैं कहा सोसाइटी कैसे चल सकती है इसके बगैर? फकर साहब, अगर हम इस्लामिक इतिहास ही उठा लें, एक बैटल है, बैटल ऑफ कैमल, जो अली और आयशा ने लड़ी। तो अगर एक औरत जंग लड़ सकती थी, ठीक है, स्टेचर में वो बहुत बड़ी थी, मगर थी तो औरत ही। बिजनेस वुमन रही है सर, बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस क्या करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बिल्कुल, खादीजा खुद एक बिजनेस वुमन रही हैं, वो प्रॉफिट की एम्प्लॉयर रही हैं। प्रॉफिट ने कभी उनका बिजनेस बंद करने को नहीं कहा। हाँ, तो आप कौन से रूल्स लेके आ रहे हैं? मतलब समस्या है कि आप इस्लाम के वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं जो खुद प्रॉफिट ने नहीं फॉलो करे हैं। आई डोंट थिंक ही वाज सो बैक माइंडेड, ही वाज प्रोग्रेसिव अबाउट विमेन, ठीक है। विमेन, आयशा यूज्ड टू गो ऑन कैंपेन्स विद हिम। तो आप आज कह रहे हैं नहीं जी आप घर चार दीवारी में रहेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता विश्व आगे बढ़ेगा। देखिए, you will have to interpret religion as per the time. If it is timeless religion, then it has to be interpreted as per the time. अगर आपने 8th सेंचुरी के हिसाब से इंटरप्रेट करना, तो टाइमलेस रिलीजन कहाँ रह गया? फिर तो वो एक ही उसी सदी का रिलीजन रह गया। अगर आज हम कहते हैं कि कोई भी धर्म टाइमलेस रिलीजन है, तो उसको टाइम के साथ अडेप्ट, आपके इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ आएंगी, उसकी आपके इंटरप्रिटेशन उस सदी के हिसाब से नहीं आएंगी। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी। सूफी सेक्ट ऑफ इस्लाम जो है वो बाकायदा इस चीज को बड़ा, बल्कि गालिबन उस दिन मोदी जी या किसी को मैं सुन रहा था हिंद से, वो भी ये बात कर रहे थे कि यार वो लोग इस चीज के ऊपर वो बड़े सॉफ्ट है इन चीजों के हवाले से। और वो कोई ये नहीं उन्होंने कोई अपनी इंटरप्रिटेशन की है इस्लाम की, बल्कि वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो मेरे ख्याल 1500 साल से चलती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि खवातीन को कहीं पे भी किसी भी जगह किसी भी फील्ड से एक्सक्लूड किया गया हो कि नहीं जी कोई औरत जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकती, इंजीनियर नहीं हो सकती, स्कूल टीचर नहीं हो सकती, बिजनेस वुमन नहीं हो सकती, या कुछ भी नहीं हो, और कोई मतलब काम नहीं कर सकती। जिस तरह आजकल ड्राइविंग है, साइकिलिंग, बाइक, सब कुछ चला रही होती है, ये सारी चीजें। रायना साहब, टाइम कम है हमारे पास, आखिरी सवाल एज ए कश्मीरी, आपको ये वाली स्टेटमेंट जो सुहेल शाहीन साहब ने दी थी, खैर अब तो 10-15 दिन पहले की बात है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि जहां जहां पे भी मुसलमानों के ऊपर इस किस्म की कोई चीज आएगी तो हम उनके साथ उठेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, और उस पर लोगों ने चाइनीज मुस्लिम की भी बात की। क्या नजर आ रहा है इस तरह की स्टेटमेंट्स को? एज ए कश्मीरी मैं आपसे पूछता हूँ, किस नजर से? देखिए, मैं वही आपको कह रहा था कि तालिबान के जो स्टेटमेंट है और तालिबान के जो एक्शन है वो बड़े डिफरेंट है। तालिबान का पहला स्टेटमेंट कश्मीर को लेकर था कि इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बायलैटरल मैटर भी है, आप मिलकर सुलझा लें। अगला स्टेटमेंट आता है कि कश्मीर में मुसलमान है और मुसलमानों पे जहां कुछ भी होगा हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। अब आप देखिए, ये जो कनेक्शन है पूरा, ये बड़ा डेंजरस कनेक्शन है, समवेयर वरीइंग है। और मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लिए भी वरीइंग है, ये सिर्फ कश्मीर या हिंदुस्तान के लिए वरीइंग नहीं है, पाकिस्तान के लिए ज्यादा वरीइंग है सर इस वक्त इस्लामाबाद में, और ये पूरे पाकिस्तान में ये बातें और ये चीजें फिर रही हैं। ये पाकिस्तान के समझ नहीं आता है कि जो फ्रंटियर ट्राइब्स हैं वो क्लैन और रेस को ज्यादा महत्व देते हैं नेशनलिटी को लेकर। जब इनिशियल वॉर अगेंस्ट टेरर हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा, तो हमें पता है कि पाकिस्तान में डेजर्टेशन हुई, बोला हम अफगानियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे।
शिप्स के हाईजैकिंग की बात हुई, कयानी साहब को जूनियर ऑफिसर्स ने सुनाया। तो ये जो इशू है, ये अगर आप देखें, पाकिस्तान शुड रियलाइज कि clans and races will pose a threat to the sovereignty of Pakistan itself अगर they start affiliating and खासकर मैं पश्तूनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसके बाद हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, कश्मीर के। सैयद सलाउद्दीन का स्टेटमेंट था कि तालिबान के विक्ट्रीज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस और ग्रेट अचीवमेंट है और ये है, और हमें उम्मीद है कि वो कश्मीर में हमारी मदद करेंगे। हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तोयबा का कनेक्शन जग जाहिर है, सारी दुनिया को पता है, और हक्कानी नेटवर्क आज बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है तालिबान सरकार में। तो क्या ये ISI कोशिश करेगा कि जितनी भी कैंप्स आज पाकिस्तान में या पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, उनको शिफ्ट कर ले अफगानिस्तान, अपनी जमीन, अपनी भूमि क्लियर दिखा रखा है कि अफगानिस्तान से। और ISI, क्योंकि आज जिस हिसाब से अगर ISI का चीफ आज सरकार फॉर्मेशन में जाता है, पहले ISI इन्वॉल्व होता था तो बैकरूम में होता था, कर्टन्स के पीछे होता था। आज ISI पब्लिकली इन्वॉल्व हो रहा है, एक चीफ सरकार की फॉर्मेशन में पब्लिकली जाके नेगोशिएशन में हेल्प कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो डेंजर है कश्मीर के लिए। हालांकि आज 1990 से सिचुएशन नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल में है, बॉर्डर फेंसिंग्स आर स्ट्रॉन्गर, आर डिफेंस मैकेनिज्म ऑन द बॉर्डर स्ट्रॉन्गर, हम आज इन्फिल्ट्रेशन मच बेटर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मे बी इट विल नॉट बी 1990 सिचुएशन, बट there will be an effort, and which is what is worrying, and that will again hurt Afghanistan. If they seriously want recognition, they should not enter into this. ओके सर, एक शॉर्ट आंसर चाहूंगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि लश्कर ने और बाकी जो जैश वगैरह है, इन्होंने हेल्प की है अमेरिका के खिलाफ, अफगान तालिबान की या हक्कानी नेटवर्क की या जिसकी भी कहते हैं, इन्होंने हेल्प की, तो वो हेल्प यहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके साथ ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट ने भी उनको हेल्प की है, बल्कि जो अभी उनके आर्मी चीफ बने हैं ये बड़े क्लोज हैं, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट वालों के बड़े करीबी हैं। तो फिर तो वो भी ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमने आपकी हेल्प की, अगर आप लोगों की उन्होंने हेल्प की है तो हमने भी तो जाने दिया आपके लिए, हम किधर खड़े हैं? नहीं, देखिए आप देखिए, तालिबान के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी विगर मुसलमानों के लिए बात नहीं करी। इमरान खान ने तो जवाब तक नहीं दिया है कि विगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उनके लिए तो 10 लाख लोग जो आज जेल में हैं विगर मुसलमान, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये लार्जली इस्लामिक वर्ल्ड ने किया, ये पाकिस्तान को ही नहीं कहूँगा, बट ये लार्जली इस्लामिक वर्ल्ड ने इनको इग्नोर किया है, क्योंकि चाइना का प्रेशर है। और चाइना और का जब तक अंदाता रहेगा पाकिस्तान को, शायद अब अफगानिस्तान का भी, तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, विगर मुसलमान तो भूल जाएं। समस्या ये है कि आज जो तालिबान की विक्ट्री हुई है, मैं विक्ट्री बोलते हैं तालिबान, मैं इसको विक्ट्री नहीं कहूँगा, बट मैं जरूर कहूँगा कि तालिबान ने जो पूरा अफगान ऑक्यूपाई कर लिया है, ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेचर उसका बढ़ गया है। एंड what it will do is it will make them difficult to negotiate on कश्मीर। वो कश्मीर को लेकर अपनी पोजीशन और हार्ड लाइन कर लेंगे। तो अगर कहीं उम्मीद थी कि बातचीत से मसला हल हो जाए, कोई सोल्यूशन निकल आए, वो मुझे अब लगता नहीं है बिल्कुल ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब लग रहा होगा कि उनका स्टेचर इस खित्ते में बढ़ चुका है और दे कैन डिमांड एनीथिंग। तो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है नेगोशिएशन में, मे बी दैट विल नॉट एग्जिस्ट। बिगर मुसलमानों के लिए मुझे लगता है हिंदुस्तान ने ज्यादा बात करी है रेस्ट ऑफ द OIC से ज्यादा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दे ऑल्सो नीड टू वेक अप। रशिया ऑल्सो नोज कि चेचनिया को लेकर और बाकियों को लेकर शायद इश्यूज बन जाए, तो उन्होंने भी आज जिस तालिबान से उन्होंने 10 साल लड़ाई करी, आज वो तालिबान के हक में शायद खड़े होते हैं, बट सब अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, सब अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनको रिकॉग्नाइज इसलिए कर रहा है कि वो अच्छी सरकार है, वो इसलिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल, इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे।
बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि हर कोई अपने स्टेक्स को देख रहा है, चाइना भी, रशिया भी, पाकिस्तान भी, सारे ये लोग देख रहे हैं कि यार वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स भी हैं और दुनिया के स्पेशली चाइना का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र है, जो भी तक मुझे नज़र आया। और मैंने जो वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ देखी है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जाके, तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ उन लोगों की नज़र आई क्योंकि उनकी नज़र है उस लिथियम के ऊपर, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, गोल्ड के बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं। और मेरे ख्याल में चाइना चाहता है कि अमेरिका तो नहीं निकाल सका, लेकिन हम इसके ऊपर आंखें गाड़ के बैठे हुए हैं, लेट्स सी कि क्या होता है इन फ्यूचर। लेकिन असल मसला मैं यही बात करता हूं एंड पे कि फिक्र हमें उस 4 करोड़ अफगानियों के, जो मेरे और आपके जैसे आम लोग हैं। हुकूमत किसी की भी आती है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी अच्छी होती है तो फिर वो वाकई उनके लिए अच्छी हुकूमत है। अगर उनकी जिंदगी नहीं अच्छी होती तो वो मेरे ख्याल में किसी के लिए भी, बेशक वो कश्मीर की हम बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, हिंद की बात करें, ह्यूमन लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल एंड आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच अमित रायना साहब फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।